लद्दाख की सड़कों पर जो आग की लपटें 24 सितंबर को देखने को मिली, उसकी शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी और आज मैं आपको इस पूरे इंसिडेंट की टाइमलाइन से वाकिफ़ कराऊंगा कि कैसे 2019 से शुरू हुआ एक बहुत छोटा सा सवाल आज जेन ज़ी रेवोल्यूशन बनकर देश की हेडलाइन बन गया है। दरअसल 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, तब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद पहली बार यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अब शुरुआत में ही वहाँ की बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका मानना था कि सरकार के इस निर्णय के बाद दिल्ली से डायरेक्ट फंड्स आएंगे और डेवलपमेंट तेज़ी से होगा। लेकिन कुछ ही महीनों में लोगों को लगने लगा क्योंकि लद्दाख में कोई असेंबली और लोकल गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से लद्दाख के सारे डिसीजंस लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल ऑफिसर्स ले रहे हैं। यहीं से शुरू हुआ लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग का चैप्टर। थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर जिन मैकेनिकल इंजीनियर से इंस्पायर्ड है, उन्हीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे को नेशनल स्पॉटलाइट में लाना शुरू किया और चल रही इस प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स और पीसफुल मार्चेस करके लोगों का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा। और लेह और कारगिल दोनों के ग्रुप लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पहली बार मिलकर सरकार के सामने अपनी डिमांड रखी। यहाँ बुद्धिस्ट और मुस्लिम लीडर्स का एकजुट होना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ दशकों से अलग अलग खड़ी थी, अब वो लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने और 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड पर एकजुट हो गई। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने और 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड को एड्रेस करने के लिए दिल्ली में होम मिनिस्ट्री ने लद्दाख लीडर्स के साथ हाई लेवल टॉक्स भी शुरू की थी। लेकिन लद्दाख लीडर्स को महसूस हुआ कि उन्हें हर मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है और मीटिंग में कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला। लोगों को लगने लगा कि सरकार सिर्फ टाला मटोली कर रही है। इसी दौरान वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बढ़ रही थी और यूथ फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा था। 2024 में अपनी इन्हीं डिमांड को पूरा कराने के लिए सोनम वांगचुक ने लंबा हंगर स्ट्राइक किया। हजारों लोग लेह और कारगिल में कड़ाके की सर्दियों में उनके साथ सड़कों पर उतरे। स्टूडेंट्स और जेन ज़ी इस एजिटेशन के बैकबोन बन गए और पहली बार लद्दाख की इस लड़ाई को नेशनल स्पॉटलाइट मिली। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पूरे इंसिडेंट को रिपोर्ट किया। जरा सोच के देखिए, जिन बच्चों की उम्र कॉलेज लाइफ एंजॉय करने की थी, वो बर्फीली सड़कों पर भूख हड़ताल कर रहे थे। इन सारी घटनाओं को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, लेकिन फिर से वही पैटर्न रिपीट होने लगा। मीटिंग के बाद जल्दी फैसला होगा वाला आश्वासन दिया जाने लगा और एज अ रिजल्ट लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने ओपनली कहा कि सरकार हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में बार बार शटडाउन कॉल्स और रैलीज भी हुई। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू किया। लेह और कारगिल में कई लोग जुड़ गए और स्टूडेंट्स ने इसे नेपाल के रीसेंट यूथ प्रोटेस्ट से इंस्पिरेशन लेते हुए ऑनलाइन जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहकर ट्रेंड बना दिया। वांगचुक का कहना था कि सरकार को अभी सोल्यूशन निकालना चाहिए, वरना यूथ का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो सकता है और हालात खतरनाक लेवल तक पहुंच सकते हैं। लगातार भूख हड़ताल के चलते कई लोग बीमार पड़ गए। कुछ प्रोटेस्टर्स को हॉस्पिटल भी ले जाया गया। ये कहा जा सकता है कि यही वो ट्रिगर था जिसने लद्दाख के यूथ को और गुस्से में ला दिया। LAB के युवा संगठन ने कहा कि हमारा धैर्य टूट चुका है, अब पूरे लेह को बंद किया जाएगा, कोई दुकान कोई ऑफिस नहीं खुलेगा और सब सड़क पर उतर आएंगे। और 24 सितंबर को पीसफुल मार्च अचानक वायलेंट हो गया। यूथ ग्रुप्स ने बीजेपी ऑफिस, हिल काउंसिल बिल्डिंग और पब्लिक व्हीकल्स को आग लगा दी। यूथ ग्रुप्स के CRPF और पुलिस से क्लैशेस भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ पर टीयर गैस और फायरिंग की। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक 4 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 20 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल भी शामिल थे। और लेह की सड़कों पर पहली बार ऐसा खून खराबा हुआ। जो मूवमेंट गांधी स्टाइल पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, वो अब आग और गोलियों में बदल गया है। होम मिनिस्ट्री ने इस पूरी वारदात का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया और स्टेटमेंट दिया कि ये सारा वायलेंस सोनम वांगचुक की प्रोवोकेटिव स्पीचेस से ट्रिगर हुआ है और भीड़ उनके हंगर स्ट्राइक वेन्यू से निकलकर
बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफिसेज पर हमला करने पहुंच गई। सरकार ने सोनम वांगचुक को दोषी ठहराते हुए ये भी कहा उन्होंने व्रत तोड़ा और हॉस्पिटल चले गए, लेकिन उन्होंने भीड़ को शांत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। सोनम वांगचुक ने टीवी इंटरव्यूज में कहा 24 सितंबर का वायलेंस उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2020 में जो वादे किए थे उन पर यू टर्न लिया और पिछले 5 साल से लोकल यूथ को नौकरियां तक नहीं मिली। डेमोक्रेसी कमजोर कर दी गई और जनता की डिमांड्स लगातार नज़रअंदाज होती रही और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से यूथ का गुस्सा फूट पड़ा। हिंसा के बाद बीजेपी ने कहा कि एक कांग्रेस काउंसिलर ने भीड़ को भड़काया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसकी फोटो भी शेयर की और इस हिंसा को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला गया और कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही जेनजी प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने वाली बातें की थी, जिसकी वजह से इस पूरी घटना को बढ़ावा मिला। इस पर कांग्रेस ने पलटकर जवाब दिया कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ब्लेम गेम कर रही है। मतलब साफ है कि वायलेंस के बाद राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर दिया। अब हालात ये हैं कि लेह में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है और प्रोटेस्ट फिलहाल रुके हुए हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार और लद्दाख लीडर्स की अगली बड़ी मीटिंग 6 अक्टूबर को होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस बार केंद्र सरकार लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, ज़मीन और नौकरियों का कंट्रोल लोकल अथॉरिटीज़ को हाथ में देने और अपने कल्चर और एनवायरनमेंट की रक्षा करने की डिमांड्स मान लेगी, या ये एजिटेशन और हिंसक हो जाएगा? तो दोस्तों, लद्दाख की ये कहानी सिर्फ एक इलाके की नहीं, ये हिंसा यूथ के गुस्से, अधूरे वादों और कमज़ोर गवर्नेंस का नतीजा भी है। अब देखना ये है कि दिल्ली हालात संभाल लेगी या फिर ये जेनजी रेवोल्यूशन अभी और भड़केगा।